चलिए देखिए, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बेटा, वो होने वाला है हमारा रीजनरेशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में? रीजनरेशन। तो रीजनरेशन ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके नाम से ही पता लग रहा है बेटा, रीजनरेशन। अगर आप रीजनरेशन को बच्चों ध्यान से देखो तो इसमें एक वर्ड आ रहा है रीजनरेट, है ना। रीजनरेशन किस वर्ड से बना है? रीजनरेट। रीजनरेट का अगर मैं हिंदी में मतलब निकालूं तो क्या बनता है बच्चे? रीजनरेट का हिंदी में मतलब कि दोबारा से पैदा करना, है ना। रीजनरेट का मतलब क्या निकलता है बेटा? दोबारा से प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रीजनरेट। तो ये मेथड वही है, सिंपल है। कि इस मेथड में क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा पीसीज में कट जाए, किसी भी तरीके से, किसी वजह से वो कट जाए दो या दो से ज्यादा पीसीज में, तो उसके हर पीस से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसे बोलते हैं बेटा रीजनरेशन। जैसे कि आप पढ़ सकते हो इसकी डेफिनेशन, इन्होंने लिखा भी है कि इन दिस मेथड ए पार्ट ऑफ द बॉडी इफ द ऑर्गेनिज्म इज कट और ब्रोकन, कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट हम काट दें देन इट कैन डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, तो वो जो पार्ट है वो नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं रीजनरेशन। और रीजनरेशन हमें किस किस में देखने को मिलता है? एग्जाम्पल से याद रखने हैं, हाइड्रा में। अब हाइड्रा से आपको दो चीजें पता लग गई कि हाइड्रा जो है बडिंग के थ्रू भी रिप्रोडक्शन कर सकता है और रीजनरेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग एज वेल एज रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो वो कौन है? हाइड्रा। हाइड्रा के बाद और एग्जांपल्स हैं जैसे कि प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ये पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, फ्रेश वाटर में मिलता है हमें, साफ पानी में। ऐसे ही स्टारफिश, स्टारफिश ये भी हमें ओशियन में मिलती है, समुद्र में मिलती है। तो इन सब में रीजनरेशन वाला मेथड देखने को मिलता है। क्लियर है? अब जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, ये जो डायग्राम यहाँ आपको दिख रहा है, दिस इज द डायग्राम फॉर प्लेनेरिया। ये किसके लिए है बेटा डायग्राम? प्लेनेरिया के लिए। कि प्लेनेरिया में बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये प्लेनेरिया है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये किसका डायग्राम है बेटा? प्लेनेरिया का। कि अगर प्लेनेरिया कुछ पीसीज में टूट जाए, कट हो जाए, ब्रोकन अप हो जाए, कि जैसे देखो यहाँ प्लेनेरिया के कितने टुकड़े हो गए? तीन। ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा। तो होता क्या है कि ये जो कुछ ऑर्गेनिज्म है ना, पर्टिकुलर प्लेनेरिया, हाइड्रा, इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं रीजनरेटिव सेल्स। इनके अंदर एक एक तरह की स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो दोबारा से रीजनरेट कर सकती हैं नई सेल्स को, नए ऑर्गन्स को। तो पूरा का पूरा जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसको नया दोबारा से बना सकती है। तो इनके अंदर वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। तो जैसे हम प्लेनेरिया को कट करते हैं तीन पीसीज में, तो हर एक पीस दोबारा से ग्रो होके एक नए प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हो कि एक सिंगल प्लेनेरिया से रीजनरेशन के थ्रू कितने प्लेनेरिया बन गए? 3, 1 2 3। तो ये मेथड समझ में आया सबको? तो रीजनरेशन बहुत आसान है कि किसी एक पर्टिकुलर पीस से हमें तीन पीस बन गए थे, हर पीस एक नए प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो गया बेटा। ऐसे ही हमारे पास आता है फिर हाइड्रा। जैसे ये हाइड्रा है, ये दो पीसेस में कन्वर्ट हो गया। देखो एक टुकड़ा ये इसका और एक टुकड़ा हाइड्रा का ये रहा। अब ये टुकड़ा दोबारा से ग्रो कर गया और नया हाइड्रा बन गया। ये टुकड़ा भी ग्रो कर गया, नया हाइड्रा बन गया। ग्रोथ करके हमें दो हाइड्रा मिल गई। तो कितनों को समझ में आया? हाँ जी, कितनों को समझ में आया बेटा रीजनरेशन? तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें जिस जिसको समझ में आ गया। रीजनरेशन इजी है बच्चों, कि सिंपल किसी एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम दो या दो से ज्यादा पीसेज में कट कर दें तो उसका हर पीस दोबारा से ग्रो कर जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है, बहुत से ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें पावर होती है कि वो अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को ग्रो करवा सकते हैं। आप लोगों ने छिपकली तो देखी होगी ना, छिपकली में भी रीजनरेशन देखने को मिलता है, लेकिन एक बड़े लेवल पे नहीं देखने को मिलता। आपने सबने देखा होगा कि जो छिपकली होती है, ठीक है, जो छिपकली होती है, छिपकली की जो पूंछ है अगर उसको काट दें तो नई पूंछ आ जाती है ना। छिपकली की नई पूंछ आ सकती है या नहीं? कितने बच्चों को पता है कि अगर छिपकली की पूंछ कट जाए तो नई पूंछ आ जाती है? तो ये भी क्यों आता है? ड्यू टू रीजनरेशन, क्योंकि छिपकली की पूंछ में
कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो दोबारा से उसकी पूंछ को ग्रो करवा सकती है। ठीक है, तो रीजनरेशन का ये मेथड हमें देखने को मिलता है छिपकली में भी, लेकिन छिपकली में इतने हाई लेवल पे नहीं मिलता कि अगर आप छिपकली को बीच में से काट दो तो ऐसा नहीं है कि दो छिपकलियां बन जाएंगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, ये हमें देखने को मिलता है प्लेनेरिया में और हाइड्रा में, कि अगर इनको कट कर दें प्लेनेरिया को हाइड्रा को तो इनसे पूरे एक नए ऑर्गेनिजम्स जो है वो बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें जिसको समझ में आया। क्लियर है। अब एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा रीजनरेशन से रिलेटेड। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो सुने सभी पहले। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है रीजनरेशन से रिलेटेड। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है? ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है कि हमारे में जैसे किसी ह्यूमन में या डॉग्स में, डॉग्स, ह्यूमंस, इन सब में रीजनरेशन पॉसिबल क्यों नहीं है? डॉग्स में, ह्यूमंस में कोई किसी तरह का कोई रीजनरेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो कोई बता सकता है कि भाई क्यों नहीं होता? जो हमारे जो ये डॉग्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, कैट्स हो गई, काउज हो गई, इनमें रीजनरेशन क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर मैं आपकी टांग तोड़ दूं तो उस टूटी हुई टांग से एक नया इंसान बन जाए? वाई इट इज नॉट पॉसिबल? बताइए, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कोई एक बच्चा, कि क्यों हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स में, इंसानों में ये हमें देखने को नहीं मिलता। चलिए मैं बताता हूँ क्यों नहीं देखने को मिलता बेटा। क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि जो हम हैं, ह्यूमंस हैं या कोई भी जो मैंने अभी नाम लिया, वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, वी आर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मींस हमारे जो बॉडी है, सुमित गुज्जर तू यहाँ चैट बॉक्स में पढ़ने के लिए आया है, तो यहाँ फालतू बातें करने के लिए नहीं आया। ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दे ले। स्कूल में आएगा ना तेरे से पूछूंगा सारा चैप्टर जिस दिन आएगा। फालतू की चैट कर रहा है तू यहाँ। अभी करता हूँ तेरे पास फोन, जब क्लास खत्म होगी ना करता हूँ तेरे पेरेंट्स से बात। ठीक है, तो वी आर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और हमारी बॉडी में बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स है। हमारे बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट से, पर्टिकुलर टिश्यू से अलग तरह के ऑर्गन्स नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने थंब की सेल की बात करूं, मेरे थंब की बात करूं, तो मेरी थंब की टिश्यू से क्या मेरा हार्ट बन सकता है? क्या मेरे थंब के टिश्यू से मेरा स्टमक बन सकता है? तो आंसर आता है नहीं। ठीक है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स है, कई तरह के ऑर्गन्स हैं। हमारी बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक टिश्यू से बाकी सारे टिश्यूज प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। तो इसीलिए हमारे अंदर रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्लियर है जी, रीजनरेशन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रीजनरेशन के बाद नेक्स्ट मेथड जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो हमारे पास बच्चों आता है फ्रेगमेंटेशन। क्या आता है? फ्रेगमेंटेशन। अब जो फ्रेगमेंटेशन है वो भी फिशन की तरह ही है। फ्रेगमेंटेशन भी किसकी तरह है बेटा? फिशन की तरह ही है, ध्यान से समझना। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में एक वर्ड आ रहा है फ्रेगमेंट। क्या वर्ड आ रहा है? फ्रेगमेंट। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में एक वर्ड आ रहा है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीसीस। क्या मतलब होता है फ्रेगमेंट का? पीसीस। अगर हम फ्रेगमेंट का मतलब निकाल लें तो फ्रेगमेंट का मतलब क्या निकलता है बेटा? पीसीस। ठीक है, टुकड़े। तो फ्रेगमेंटेशन मेथड क्या होता है कि इस मेथड में जो बॉडी है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वो ब्रेकअप हो जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये छोटे छोटे टुकड़े नए ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, कि किसी एक मल्टी सेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड हो जाती है, और ये छोटे छोटे पीस फर्दर जाके पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब आप यहां ध्यान से देखें, हमने फिशन पढ़ा था कल, और आज हम पढ़ रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। तो क्या दोनों में कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है आप लोगों को? दोनों में यही होता था। फिशन में भी क्या होता था? एक ऑर्गेनिज्म टूट के दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता था। फ्रेगमेंटेशन में भी यही हो रहा है। तो फर्क क्या है दोनों में? फिर फ्रेगमेंटेशन को फिशन क्यों नहीं बोलते? कोई बताएगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस
बिटवीन फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या डिफरेंस है कि जब फिशन होता था ना, तो फिशन होता था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। किसमें होता है फिशन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बना है। जबकि फ्रेगमेंटेशन होता है बेटा सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। किसमें? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो इन दोनों बातों में बहुत फर्क है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि भाई फिशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या फर्क है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि फिशन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो एक ही सेल से बने हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। और अगर आपसे पूछ ले फ्रेगमेंटेशन क्या होता है जी, तो फ्रेगमेंटेशन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल वाला होना चाहिए, जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल हो, ठीक है। मल्टी सेलुलर होते हैं जो बहुत सारी सेल से बनते हैं। एग्जाम्पल क्या है फ्रेगमेंटेशन का? स्पिरोगायरा, ठीक है ना। क्या है इसका एग्जाम्पल? स्पिरोगायरा। ये सिंपल एक ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, ठीक है ना। स्पिरोगायरा एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है। होता क्या है कि जो ये स्पिरोगायरा है, जब ये डेवलप हो जाता है तो ये पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखो ये पूरा एक स्पिरोगायरा था, आप देख सकते हो यहाँ कितने पीसीज में कन्वर्ट हो गए? दो। अब दो पीसीज का मतलब है इससे अलग स्पिरोगायरा बन गया और इससे अलग स्पिरोगायरा बन गया। स्पिरोगायरा ये सिंपल काई नहीं होती, जो काई ग्रीन कलर की काई होती है, वो चीज है। तो स्पिरोगायरा पानी में मिलता है ये प्लांट। जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो ये पीसीज में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे पीसीज में, और हर पीस से हमें नया स्पिरोगायरा मिल जाता है। तो इसे बोलते हैं बच्चों फ्रेगमेंटेशन। तो क्लियर है? फ्रेगमेंटेशन कितनों को समझ में आ गया भाई? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, किस किस को समझ में आ गया फ्रेगमेंटेशन के छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड हो जाए। ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट मेथड की तरफ, रिप्रोडक्शन का। इनके एग्जांपल्स याद रखें, एग्जाम में एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भाई फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल दीजिए, तो आपको ये देना पड़ेगा कि स्पिरोगायरा, और ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। रिपीट तो इसमें कुछ है नहीं बेटा करने का। पलक पलक बेटा सिंपल है कि फ्रेगमेंटेशन क्या है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड हो जाना, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। कि हमारा जो एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लिया ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म है स्पिरोगायरा, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म है बेटा स्पिरोगायरा। तो रीजनरेशन क्या होता है कि अगर ये स्पिरोगायरा जब मैच्योर हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तो ये क्या करता है बेटा, पीसीज में डिवाइड हो जाता है। जैसे एक पीस ये हो गया, दूसरा पीस ये हो गया, तीसरा पीस ये हो गया, और हर पीस से एक नया स्पिरोगायरा बन जाता है। तो इस मेथड को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है हमारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आने के भाई पूरे पूरे चांस होते हैं, एंड दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। क्या है ये मेथड बेटा? स्पोर फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट मेथड जो अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये जो वर्ड यूज किया जा रहा है ना स्पोर, इसके बारे में पता होना चाहिए। स्पोर क्या होता है, ठीक है। स्पोर बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो, जैसे प्लांट के अंदर बीज होते हैं ना, सीड्स, इस तरह से एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक तरह से इस प्लांट का, जिससे नए ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं, स्पोर्स, ठीक है। होता क्या है कि in this method the structures called sporangia produce tiny cells called spores. When the spores come in contact with a moist surface it develops into new individuals, ठीक है ना। तो स्पोर्स बेसिकली क्या होती हैं? टाइनी सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स, जो नए ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी रखती हैं। और स्पोर फॉर्मेशन का जो मेथड है ये हमें देखने को मिलता है राइजोप्स में। किसमें देखने को मिलता है ये मेथड हमें? राइजोप्स।
और किस किस में देखने को मिलता है, म्यूकर, पेंसिलियम, इसमें। तो हमारी एनसीईआरटी बुक में राइजोप्स का डायग्राम है और वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से राइजोप्स में स्पोर फॉर्मेशन होता है। इसको जरा ध्यान से समझना। अब पहले तो आप राइजोप्स के बारे में देखो। राइजोप्स बहुत ईजी है, आपको देखने में लग रहा है कि पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये कुछ नहीं है बल्कि फंगस है। क्या है ये? फंगस। आपने देखा होगा, अगर आप क्या करो, अपने घर में किचन में से एक रोटी निकाल लो, उस रोटी को गीला करो, ठीक है, उस पर थोड़ी सा मीठा लगाओ, चीनी लगाओ, और उस रोटी को एक जगह रख दो। थोड़े दिन बाद उसमें व्हाइट कलर की फंगस जम जाती है। जम जाती है ना फंगस, किस किस ने देखी है फंगस जमी हुई? हाँ भी, किस किस ने देखी है रोटी के ऊपर फंगस जमी हुई, या ब्रेड के ऊपर फंगस जमी हुई? तो आप सबने देखी है ना, वो फंगस बेसिकली राइजोप्स है। क्या है वो फंगस ही राइजोप्स है बेटा। क्या है वो फंगस? राइजोप्स। अब जो राइजोप्स होते हैं बेसिकली कैसे, आप देखो किस तरह से फंगस लग जाती है, वो मैं आप लोगों को आज समझाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो होता क्या है, जो राइजोप्स है उसका डायग्राम आप देख रहे हो, आपके सामने है। ये राइजोप्स का डायग्राम है बेटा। अभी इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं राइजोप्स की, जिन्हें बोलते हैं राइजोम्स। ये इसका स्टेम है राइजोप्स का, और स्टेम के ऊपर ये आप गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये वाली जो मैंने अभी अभी सर्कल की है, ठीक है। ये जो गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर्स आप लोग अभी देख रहे हो, ठीक है, ये जो गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर्स आप लोग देख रहे हो, इन्हें बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इनको बेटा? स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया, ठीक है ना, इन्हें स्पोरेंजिया बोलते हैं। अब इनके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी टाइनी टाइनी स्पोर्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं इनके अंदर। क्या होती है, जैसे मान लिया ये स्पोरेंजिया है, तो इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी टाइनी स्पोर्स। ये दिख रहे हैं इसमें डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 क्या है यहाँ, इसके अंदर क्या है, स्पोरेंजियम के अंदर ये सारी, ये जो डॉट 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 आपको नजर आ रही है, दीज आर स्पोर्स। यहाँ इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये जो डॉट डॉट्स नजर आ रही है, दीज आर स्पोर्स। तो स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है, स्पोर्स। और स्पोर के बारे में मैंने आपको बताया है कि स्पोर्स क्या होती हैं बेटा, स्पोर्स आर द टाइनी सेल्स। ये छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो नया पौधा बना सकते हैं, नया प्लांट बना सकते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बना सकती हैं। अब होता क्या है कि जब ये स्पोरेंजियम फटता है, जब ये स्पोरेंजियम क्या होता है, बर्स्ट, फटता है, बर्स्टिंग ऑफ स्पोरेंजिया। अब आप इस चीज को जरा ध्यान से समझना, ठीक है, कि जब ये स्पोरेंजिया फटता है तो क्या होगा, ठीक है, बर्स्टिंग ऑफ स्पोरेंजिया। तो जब ये स्पोरेंजिया फटता है तो क्या होता है, देखो कि जैसे ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स हैं, और जब ये फटेगा तो क्या होगा, ये स्पोर्स कहाँ आ जाएंगी, बाहर। इसमें से स्पोर्स निकल के कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और ये कहाँ मिक्स हो जाएंगे, हवा में। कहाँ मिक्स हो जाएंगे स्पोर्स, हवा में, और हवा के थ्रू उड़ उड़ के हर जगह चले जाएंगे। इस टाइम आप लोग अपने घर पे बैठे हो, नेहा किसी का फोन आ रहा है देख। ठीक है, तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है, स्पोर्स होती हैं, और जैसे ये स्पोरेंजिया फटता है तो ये स्पोर्स कहाँ चली जाती हैं, हवा के अंदर। कहाँ चली जाती हैं ये स्पोर्स, हवा के अंदर चली जाती हैं। और जैसे ये स्पोर्स हवा में चली जाएंगी, अब आप खुद देखो, आप जिस रूम में बैठे हो ना बेटा, इस रूम में भी हर जगह हवा के अंदर क्या मौजूद है, स्पोर्स मौजूद है। और ये स्पोर्स हर सरफेस पे गिरी हुई है, आपकी बॉडी के ऊपर भी, आपके आसपास जो टेबल है, चेयर है, आपकी कॉपी है, आपका फोन है, हर जगह ये स्पोर्स, छोटे छोटे टाइनी स्पोर्स गिरे हुए हैं जो आपको दिखते नहीं, ये माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। लेकिन जहां पे इन स्पोर्स को, मान लिया आपने एक ब्रेड का टुकड़ा रखा हुआ था, ये क्या रखा हुआ था आपने, एक ब्रेड का टुकड़ा रखा हुआ था, और इस ब्रेड के टुकड़े पे स्पोर्स आके गिर गई। अब ब्रेड के टुकड़े पे मॉइस्चर भी था, क्या था, मॉइस्चर। अब जैसे ही इन स्पोर्स को मॉइस्चर मिलेगा, और यहाँ मीठा भी लगा हुआ था, तो खाने के लिए इनको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। मीठे में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे ही इनको खाने के लिए फूड मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, और एम्बिएंट कंडीशंस मिलेंगी, मॉइस्चर मिलेगा, तो ये स्पोर्स ग्रो करने लग जाएंगे। ये स्पोर्स क्या करने लग जाएंगे, ग्रो। और इसीलिए आपको ब्रेड के ऊपर वो व्हाइट व्हाइट फंगस नजर आती है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन हुआ ना,
एक जगह से स्पोर्स उड़ के ब्रेड के टुकड़े पे गए और वहां उन स्पोर्स ने जर्मिनेट किया और उनमें से नया जो फंगस है वो निकल आया, नया राइजोप्स का प्लांट बनना शुरू हो गया। तो ये कितनों को समझ में आया कि फंगस कैसे लगती है, राइजोप्स कैसे लगती है? सिंपल है बेटा। जब स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है तो ये स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं, और जब ये हवा में फैल जाते हैं तो जैसे ही किसी ऐसी जगह गिरते हैं जहां उर्ली भी बोलते हैं, सही कह रहे हैं, एक बच्चे ने चैट बॉक्स में बोला है कि हम इसको फंगस को नॉर्मल अपने घर पे उर्ली बोलते हैं, उर्ली लग जाना है ना, तो वही चीज है। तो ये हवा में हर जगह मौजूद होते हैं बेटा। जैसे ही किसी गिल्ली चीज पे गिरते हैं तो उससे फिर वो जर्मिनेट कर जाते हैं। जर्मिनेट करने का मतलब होता है उनमें से नया पौधा निकल आता है, ठीक है, और ये पौधा फिर नया फंगस बन जाता है राइजोप्स। इसमें से और स्पोर्स निकलेंगे, वो हर जगह फैल जाएंगे। तो इस तरह से हमारे चारों तरफ ये स्पोर्स हवा में मौजूद है। जैसे इनको एम्बिएंट कंडीशंस मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, ठीक है ना, तो ये ग्रो कर जाती है। तो इस तरह से जो है स्पोर फॉर्मेशन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये कितनों को समझ में आया भाई स्पोर फॉर्मेशन? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें जी, जिसको भी समझ में आ गया। ओके, तो बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ चुके हैं, उनको समझ में आ गया है, ठीक है। अब लास्ट मेथड आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन के बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके बाद आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत ही आसान है, आप सब को पता होगा इस मेथड के बारे में। तो जितने भी बच्चे जो हैं वो किसान हैं, जितने बच्चों के पेरेंट्स जो हैं खेती से संबंधित हैं, खेती करते हैं, उनको तो पता ही होगा इस मेथड के बारे में कि हम पेड़ पौधे कैसे उगाते हैं, सब्जियां कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है बेटा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कोई बताएगा? व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है बेटा कि हम किसी प्लांट के किसी पर्टिकुलर पार्ट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे उसके पत्ते का या उसके तने का, ठीक है ना, और उसके पत्ते या तने से हम नया पौधा बना लेंगे, तो इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे आप देखते हो कि अगर मुझे मान लिया गुलाब का पौधा लगाना है अपने घर पे, तो मैं क्या लेके आऊंगा? गुलाब की कलम लेके आऊंगा। गुलाब की क्या लेके आऊंगा मैं? कलम लेके आऊंगा। हम बोलते हैं ना कि गुलाब की कलम लगाई है जी आज घर पे। तो अगर मुझे अपने घर पे गुलाब का पौधा लगाना है तो क्या मैं बीज डालूंगा? गुलाब का तो बीज होता नहीं, तो इसलिए मैं गुलाब की क्या लेके आऊंगा? कलम। गुलाब की कलम का मतलब है कि किसी, हाँ, जैसे कल्टीवेशन इसे बोलते हैं कि किसी के घर पे गुलाब का पौधा लगा होगा तो मैं उसकी एक टहनी तोड़ लाऊंगा और उस टहनी से नया प्लांट उगा दूंगा। तो इसे बोला जाता है बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, के प्लांट के किसी पर्टिकुलर पोर्शन का इस्तेमाल करके नया प्लांट उगाना, उसे बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप देख सकते हो डेफिनेशन कि इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि रूट, किसी की जड़ का इस्तेमाल करना, स्टेम तने का इस्तेमाल करना, या पत्ते का इस्तेमाल करना। जैसे कि अभी मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। फ्रॉम रूट्स, जड़ से कौन सा प्लांट उगाया जाता है? धलिया। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो भी जो है वो जड़ से ही बनाया जाता है। स्वीट पोटैटो सबको पता है किसे बोलते हैं, हिंदी में स्वीट पोटैटो का मतलब सबको पता है, शकरकंद, ठीक है ना। ये कैसे उगाई जाती है? जड़ से, पेड़ की जड़ से नया पौधा उगाया जाता है। और तने से क्या क्या उगाया जाता है? पोटैटो। आलू, आलू की खेती तो करते होंगे ना, सैनी साहब बैठे हैं यहाँ, आलू की खेती करते हैं सबसे ज्यादा। सैनी कम्युनिटी जो है वो आलू उगाते हैं। आप सबको पता होगा, बहुत से बच्चे हैं जो अपने खेतों में आलू उगाते हैं। कौन कौन, किसने किसने उगाए हैं खेतों में आलू? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, किस किसने देखा है खेत में आलू लगाते हुए? ओके, लवीश का मैसेज आया है, सुमित का, कोमलप्रीत का, ठीक है ना। तो आप सबने देखा है कि खेत में आलू कैसे लगाते हैं? तने के थ्रू, ठीक है ना। तो उसमें हम आलू के प्लांट का जो एक पर्टिकुलर पार्ट होता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका? स्टेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे जिंजर, अदरक और लीफ से, ये सब आपको ध्यान रखना है। एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्लांट के स्टेम वाले पार्ट का इस्तेमाल करके कौन सा पौधा उगाया जाता है? पोटैटो, जिंजर। और पत्ते का इस्तेमाल करके ब्रायोफाइलम, ये एक प्लांट होता है ब्रायोफाइलम, इसके पत्ते से नया प्लांट उगाया जाता है। बेसिकली ब्रायोफाइलम कैसे होता है बेटा कि जैसे मान लिया ब्रायोफाइलम जो है ना, ब्रायोफाइलम उसका ये लीफ है। होता क्या है कि ब्रायोफाइलम के लीफ पे छोटी छोटी बर्ड्स बन जाती है। क्या बन जाती है? छोटी छोटी बर्ड्स, ठीक है। और जब ये पत्ता नीचे गिर जाता है मिट्टी में, और मिट्टी में इसको मॉइस्चर मिल जाता है, तो ये बर्ड्स रीजनरेट कर जाती हैं और इनसे नए पौधे निकल आते हैं। तो इस तरह से पत्ते से नया पौधा बन गया जी।
तो इसे कहते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय सीड। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बहुत बेनिफिट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि भाई व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो क्या बेनिफिट है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो आप प्लांट्स उगाओगे ना उनमें फूल और फ्रूट जल्दी लगेंगे एज कंपेयर टू द सीड्स। आपने एक पौधा तो बीज से उगाया, कि आपने धरती के अंदर बीज गाड़ दिया और बीज से पौधा उगा, और एक पौधा आपने कलम लगा के, मतलब आपने किसी पत्ते का स्टेम धरती में गाड़ दिया और उससे एक नया पौधा उगाया। तो जो आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से प्लांट उगाया है उस पे फ्रूट वगैरह जल्दी लगेंगे सीड वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है तो जल्दी, और इससे उन प्लांट्स को भी ग्रो कराया जाता है जिनमें सीड नहीं है, जैसे कि रोज, गुलाब, जैस्मिन, बनाना, केला, ठीक है ना। तो केले में बीज नहीं होता, तो फिर भी केले के पेड़ कैसे उगते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से हम उन प्लांट्स को भी ग्रो करवा सकते हैं बेटा जिनमें बीज ही नहीं होता, बिना बीज के उगाए जा सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड को आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है, जैसे कि कटिंग से, लेयरिंग से, ग्राफ्टिंग से, ये हम खेतों में करते हैं, कलम लगाना, या अलग अलग मेथड होते हैं जिनसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये थी आज की क्लास। तो आज की क्लास में बेटा हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कल से हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या शुरू करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, कल से। तो कल की क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा जाएगा, ठीक है। यानी कि कल की क्लास में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, देखो कल की क्लास में हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है इसके बारे में। हम फूल के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावर क्या होता है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है, ये सारा जो है डायग्रामेटिकली हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा कल की क्लास में होगा, कल इसको जो है हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय टू ऑल ऑफ यू, सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, ठीक है, बाय।